हेलो एवरीवन, आज का वीडियो रिलेटेड होने वाला है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से। जब हमारा संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं ने कई देश के संविधान को स्टडी किया और उस समय की परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से जो प्रावधान सही लगे उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। वैसे तो सर्वाधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई देश के संविधानों को स्टडी करके भारतीय संविधान में उन प्रावधानों को शामिल किया गया था। तो देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। विदेशी स्रोत जानने से पहले एक बार संविधान बनने की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। संविधान बनने में 2 साल से अधिक का समय लगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें 2 साल से अधिक का समय लगा और फाइनली वो दिन आया 26 नवंबर 1949 का, जब पूर्ण संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी दिन संविधान के 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण संविधान इस समय लागू नहीं हुआ था। पूर्ण संविधान लागू होने से पहले 24 जनवरी 1950 को एक संविधान सभा की अंतिम जो बैठक आयोजित की गई और डिसाइड किया गया कि संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान देश में लागू हुआ और तब से लेकर अब तक भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप चल रही है। संविधान निर्माताओं ने कड़ी मेहनत करके भारतीय संविधान को तैयार किया था और इसमें कुछ विदेशी स्रोत भी शामिल किए गए हैं, यानी कि विदेशों के संविधान को स्टडी करके भारतीय संविधान में उन व्यवस्थाओं को, उन प्रावधानों को जोड़ा गया है। तो देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं, किन किन देशों के संविधान से भारतीय संविधान में प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के संविधान से किन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सबसे पहले है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में प्रस्तुत की थी और 1947 में संविधान सभा ने इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना का अगर सीधा अर्थ लगाए तो जो भारतीय संविधान की पुस्तक है उसका अगर हमें सार जानना है तो उस प्रस्तावना को पढ़कर पूरे संविधान का सार जाना जा सकता है कि पूरा संविधान, भारतीय संविधान किस पर बल देता है। तो ये प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन संविधान से लिया गया है। इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज़रूरी हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिकन संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। जब मूल संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के पास। भारतीय नागरिकों के पास जो मौलिक अधिकार है उनकी व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में की गई है। तो ये जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करती है। इसके अलावा जो सरकार के 3 अंग हैं जिसमें व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो इन दोनों कार्यपालिका और विधायिका के ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखती है कि किसी भी तरीके की अनुचित कानूनों को अगर बना के लागू किया जाए तो उनको सुधारने का, उन पर संशोधन का काम न्यायपालिका के द्वारा करवाया जाता है ताकि उस तरीके का कानून ना बने देश में जो संविधान के अनुरूप ना हो। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की 3 शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तो न्यायपालिका एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करती है भारत में। भारत की न्यायपालिका में टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा सरकार की 3 शाखा यानी कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून किस तरीके से बनाए गए हैं या फिर संविधान के अनुरूप बने हैं या नहीं, इस पर देखा जाए तो पूरी तरीके से नज़र रखती है। तो ये सरकार के 3 अंग की तरह काम करते हैं। इसके बाद आता है न्यायिक समीक्षा। इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जा सकता है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 13 में भी किया गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो या वायलेशन हो, और अगर ऐसा कोई कानून बना भी दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को उसी सीमा तक शून्य घोषित कर देगा जिस सीमा तक वो कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो ऐसा कोई कानून ना बने इसकी न्यायिक समीक्षा करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, और ये कॉन्सेप्ट भी अमेरिकन संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद आता है सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होगा। ये व्यवस्था भी अमेरिकन संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। फिर आता है कानून के तहत समान सुरक्षा,
यानी कि कानून सभी के लिए समान है और समान सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी अवधारणा अमेरिकन संविधान से ली गई है। फिर आता है महाभियोग प्रक्रिया। अगर जैसे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो महाभियोग प्रक्रिया है, जिसमें संसद में प्रस्ताव लाकर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है पद से राष्ट्रपति को, ये प्रक्रिया भी यानी कि जो महाभियोग का प्रावधान है, ये भी अमेरिकन संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब देखते हैं ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले है सरकार का संसदीय रूप, यानी कि हमारे देश में जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय स्वरूप में चलता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है, यानी कि संसद कानून बनाती है। तो भारत का जो प्रणाली है, सिस्टम है, यानी कि जो राज्य व्यवस्था है, वो संसदीय स्वरूप में चलती है। फिर आता है एकल नागरिकता का विचार। हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि भारत वैसे तो राज्यों का संघ है, लेकिन अलग अलग राज्य अलग अलग नागरिकता प्रदान नहीं करता है। नागरिकता जो है केंद्र निर्वाचन आयोग के माध्यम से व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है, ये ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके अलावा अगला प्रावधान है कानून या विधि के शासन पर विचार, यानी कि कानून या विधि का शासन होगा। सर्वोच्च जो है भारत में वो संविधान है और संविधान के अनुरूप ही सारी कानून व्यवस्था चलती है। तो कानून को यानी कि विधि को सबसे ऊपर रखा गया है और इसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं चलेगी, तो इसी को बोलते हैं विधि का शासन। ये व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसके बाद है मंत्रिमंडल प्रणाली। भारत में जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, यानी कि एक केंद्रीय मंत्री परिषद होती है और उसका एक प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, ये भी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में ली गई है। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है। तो सरकार का एक संघीय स्वरूप है, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली। हमारे देश में जो संघीय प्रणाली है, यानी कि जो भारत का संघीय स्वरूप है, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिया गया है। भारत जो है राज्यों का संघ है और ये जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची। केंद्र सूची के तहत केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची के तहत राज्य सरकारें कानून बनाती है। तो केंद्र सूची के जो कॉन्सेप्ट है और राज्य सूची का जो कॉन्सेप्ट है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई और अविभाज्य शक्तियाँ केंद्र सरकार द्वारा स्थिर बनी रही, यानी कि जिन शक्तियों को केंद्र सूची और राज्य सूची में नहीं बांटा गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, वो सभी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी। फिर है यूनियन शब्द। संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि यूनियन है। तो ये जो यूनियन शब्द है, ये भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब देखते हैं आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में किन चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें सबसे पहले है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं राज्य द्वारा लागू करवाए जाएंगे। राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करें। ये राज्य की सक्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि जो राज्य जितना सक्षम होगा उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप अपने राज्य के नागरिकों को कुछ सुविधाएं दे सकता है। तो ये मौलिक अधिकारों से हटकर जो है संविधान में व्यवस्था की गई थी 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है, यह आयरिश संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। फिर है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन पुनः आरंभ करने के लिए। राज्यसभा में भारत में मैक्सिमम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं और 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्य के रूप में। ये जो 12 लोगों के मनोनयन का कॉन्सेप्ट है, ये संविधान आयरिश संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। राष्ट्रपति का जो पद है ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव की विधि है वो आयरिश संविधान से ली गई है। अब देखते हैं फ्रांसीसी संविधान से किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्दों को शामिल किया गया है। तो गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये चारों जो शब्द हैं फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में किन व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो देश के भीतर और राज्यों के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, ये जो वाणिज्य यानी कि व्यापार की स्वतंत्रता है, इसमें आर्टिकल 19 का प्रयोग भी हुआ है। तो ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलियन संविधान से ली गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती है, और अगर ऐसे कानून में जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून मिलकर बनाया है और दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, यानी कि राज्यों की विधानसभा और संसद में विवाद हो जाता है, तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है यानी कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है उसी को मान्यता मिलती है। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है, और ये कॉन्सेप्ट लिया है ऑस्ट्रेलियन संविधान से। फिर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी कि संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संशोधन की प्रक्रिया का जो व्यवस्था है या प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 368 में किया गया है, यानी कि संविधान में संशोधन के लिए व्यवस्था की गई है। सकारात्मक प्रावधान किए जा सकते हैं संविधान में संशोधन करके। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, लेकिन समय समय पर संशोधन करके कई आर्टिकल या अनुच्छेदों को संविधान में जोड़ा गया है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। जर्मनी के संविधान से ली गई है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल जो है 3 तरीके से देश में लागू हो सकते हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल जिसके लिए आर्टिकल 352 है, एक है राष्ट्रपति शासन जिसके लिए आर्टिकल 356 है, और एक है वित्तीय आपातकाल जिसके लिए आर्टिकल 360 है। ये जो आपातकालीन व्यवस्था है इमरजेंसी की व्यवस्था है, और इमरजेंसी में बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गई है। अब है रूस का संविधान। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित होकर प्रस्तावना में जोड़ी गई है। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो ध्यान रखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जापान के संविधान से ली गई है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सीधा अर्थ है वो कह सकते हैं कि यदि कोई कानून हो और उसी कानून के तहत कोई कार्यवाही की जाती है तो इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि जो कानून बना है उसी कानून के तहत प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसमें आर्टिकल 21 का भी प्रयोग हुआ है कि विधायिका किसी कानून के तहत ही किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को छीन सकती है, इसके अलावा अन्य किसी तरह से नहीं छीन सकती। यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही आर्टिकल 21 में किसी की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी को छीना जा सकता है, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं छीना जा सकता। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है जापान के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सर्वाधिक चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची में जो 3 सूचियों की बात की गई है, तो केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची। ये जो व्यवस्था है ये पहली बार व्यवस्था आई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके बाद आता है द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि भारत में 2 सदन का प्रावधान है। अगर हम केंद्र की बात करें तो संसद में भी एक निम्न सदन है और एक उच्च सदन है। तो ये जो 2 सदन की व्यवस्था है ये 1935 के अधिनियम से ली गई है। इसके बाद है संघीय न्यायालय। 1935 भारत सरकार अधिनियम में संघीय न्यायालय की बात पहली बार की गई थी कि एक संघीय न्यायालय यानी कि संघ में एक न्यायालय होना चाहिए, और 1937 में इस संघीय न्यायालय को बना भी दिया गया था। जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तो उसके बाद संघीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा मिल गया, यानी कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान में जो दिल्ली में स्थित है, इसकी पहली बार व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई थी और पहली बार संघीय न्यायालय की बात की गई थी। तो ये संघीय न्यायालय का प्रावधान है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही आया है। इसके अलावा है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से सीधे तौर पर लिया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 315 का प्रयोग होता है, यानी कि संघ और राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि जो हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम करवाता है, वो अनुच्छेद 315 के तहत 3 अखिल भारतीय सेवाएं हमारी, तो इनकी जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं ये लोक सेवा आयोग ही करवाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो यहाँ पर हमने बात करी कुछ खास तथ्यों की, कुछ खास प्रावधानों की जो विदेशी संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनता आया है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सभी तथ्य जो भी हमने डिस्कस किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।